तो देखो, आज हम लोग जो टॉपिक है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में देखेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य जिनको कहते हैं। इससे पहले हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में जब स्टार्टिंग किए थे तो कई सारे शासक के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। समुद्रगुप्त के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। तो आज का जो क्लास है हमारा समुद्रगुप्त से के नेक्स्ट जो है, यानी कि जो चंद्रगुप्त सेकंड है, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस समय के जो टाइम पीरियड है, जो चंद्रगुप्त सेकंड के जो टाइम पीरियड है, उस टाइम को कहते हैं गुप्त काल का स्वर्ण काल। गुप्त काल का स्वर्ण काल क्यों कहते हैं? चूँकि गुप्त काल के टाइम का अगर जब पूरा टाइम पीरियड अगर हम देखेंगे, जो कई सारे शासक यहाँ पर शासन करते हैं, उसमें सबसे अच्छा टाइम यही चल रहा होता है। मतलब जहाँ पर कि सब चीज़ एक बेहतरीन तरीके से चल रहा होता है। एक साम्राज्य में जो हर एक राजा चाहता है कि सब चीज़ एक कहते हैं ना कि वेल प्लान्ड, हर चीज़ एक बेहतरीन तरीके से, किसी को कोई दिक्कत ना हो। जिस समय की अर्थव्यवस्था भी बहुत ही संतुलित रूप में हो। अच्छा, जिस समय कि किसी को उतना ज़्यादा तकलीफ भी ना हो, व्यापार वाणिज्य काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रहा हो, राजा को कर वसूलने में कोई दिक्कत ना हो, राजा को प्रशासन चलाने में कोई दिक्कत ना आ रहा हो। और गुप्त काल का सबसे पिक पॉइंट का टाइम कहा जाता है, यानी कि काफ़ी अच्छा है। जैसे राम राज्य की हम बात करते हैं ना, जस्ट लाइक वो राम राज्य ही था गुप्त काल के लिए। इसको इसलिए स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक था? 375 से लेकर के 415 AD, यानी कितना साल शासन किए? यानी कि 25 और 15 लगभग ये 40 साल शासन किए। 40 साल कम नहीं होता है, यानी कि 40 साल शासन करते करते तो ये लगभग बूढ़े हो गए होंगे। मतलब पूरा अपना अनुभव जो है ये पूरा झोंक दिए थे। इनका जो उपाधि था, वैसे एक उपाधि तो हम लोग देख चुके हैं कि एक उपाधि इनको विक्रमादित्य मिला था, लेकिन इसके अलावा देखते हैं और भी कौन सा उपाधि मिला था। अच्छा, ये उपाधि जो धारण करते थे वो अपने कुछ बड़ा अचीवमेंट कुछ प्राप्त करते होंगे, तभी ना किसी को उपाधि मिलता है। जैसे कि महात्मा गांधी को जो महात्मा का उपाधि मिला था वो उनके कामों की वजह से मिला था, उनके थॉट्स के वजह से मिला था, उनके विचारों की वजह से मिला था। ऐसे उसी तरह से सरदार की जो उपाधि मिली थी वो भी उनके वजह से मिला, उसके कामों की वजह से मिला था। ये उपाधियों उनके द्वारा अचीवमेंट के वजह से मिलता है। जो बारदौली का जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था तब जो सरदार की उपाधि मिले थे उनको मिली थी ना। चंपारण के बाद उनको महात्मा गांधी को जो है महात्मा की उपाधि मिला था, टैगोर के माध्यम से मिला था। तो ये जो उपाधियाँ होती है वो कई दूसरे लोगों के द्वारा दी जाती है। हालांकि ये विक्रमादित्य की उपाधि ये खुद लेते हैं, क्योंकि विक्रमादित्य का उपाधि इससे पहले भी कई सारे राजा ले चुके होते हैं, है ना। तो 13 और भी कई सारे राजा हैं जो कि ऑलरेडी ले चुके होते हैं। तो देखो, इनका जो अन्य उपाधि है, जैसे एक विक्रमांक है, दूसरा विक्रमादित्य जो कि हम लिख भी चुके हैं, और तीसरा क्या है? देवगुप्त। तो 3 क्या क्या होगा उपाधि इनका? एक हो गया विक्रमांक, दूसरा हो गया विक्रमादित्य, और तीसरा हो गया देवगुप्त हो गया। इसके अलावा इनका कई अन्य नाम भी है। अन्य नाम का मतलब वही हाल है कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति का घर में नाम स्कूल में नाम है विकास और घर में नाम हो जाए उसका छोटू। दोस्त लोग उसको छोटू के अलावा कुछ अन्य नाम से भी अगर पुकारे, नाम तो रखी, देखो निक नेम कितना रखा जाता है। उसी तरह से इनका भी कई सारा निक नेम था। तो एक कौन था? देवराज। अब ये देवराज इंद्र वाले देवराज नहीं है ना, इनका नाम रखा गया देवराज, जो देवताओं के राजा होते हैं, जो कि शुरुआत में लेकर के और आज तक हम लोग किसको मानते हैं? देवताओं के राजा इंद्र। उसके बाद दूसरा नाम देवश्री, और तीसरा क्या है? देवगुप्त। तो दूसरा जो अन्य नाम है वो याद करने में तो मेहनत है ही नहीं, क्योंकि सब में देव लगा हुआ है। पता नहीं देवताओं से कुछ ज़्यादा ही प्रेम था इनको, या लोगों को ज़्यादा प्रेम था, इसलिए इनका नाम ही इस तरह से रखा गया, देवराज, देवश्री और देवगुप्त। और इधर क्या देखे थे उपाधि में? विक्रमांक, विक्रमादित्य और देवगुप्त। एकदम आराम से समझेंगे इसको। ठीक है, ये उपाधि है, ये इनका उपाधि है, और ये इनका दूसरा नाम है। ये उपाधि जो दूसरों के माध्यम से लेते हैं, हालांकि विक्रमादित्य की उपाधि खुद ही धारण कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी माता का नाम क्या है? दत्त देवी। ये इनकी माता का नाम। पिता का नाम क्या है वो हमारी बुक में मिला नहीं हमको कहीं पे, और हमारे लिए उतना ज़रूरी भी नहीं है। चलो, माता का नाम मिला तो आपको नोट करा दिए। अब जरा हम लोग देखते हैं कि एक बॉलीवुड की मशहूर फिल्म आपको यहाँ पे नज़र आएगा। आपको जस्ट लाइक बॉलीवुड में जैसे होता है ना, किसी चीज़ का एक कहते हैं कि जब स्टोरी आगे धीरे धीरे बढ़ता है उसमें ट्विस्ट आता है कहानी में, यहाँ भी आपको ट्विस्ट मिलने वाला है बॉलीवुड के स्टोरी की तरह। ऐसा लगा, जब पहली बार इसको हम भी पढ़े थे तो ऐसा लगा कि ये जो है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नौटंकी लिख रखा है। मतलब ऐसा थोड़ी होता है, ये तो सिर्फ फिल्मों में होता है।
लेकिन जब इनके कई सारे जो अभी जो जानकारी जब मिलते इन सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा तो रियलिटी यही हुआ था इनके साथ, क्योंकि दावा तो यही चल रहा है, ठीक है। वैसे इतिहास में किसी भी घटना को हम दावा नहीं कर सकते हैं कि हाँ एग्जैक्ट यही हुआ था, लेकिन जो हमारे पास साक्ष्य मिले हैं उसके हिसाब से यही घटना दिख रहा है हमको, तो फिलहाल तो हम इसी को मानेंगे। स्टोरी ये हुआ था, देखो ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि समुद्रगुप्त के बाद जो शासन हुआ था वो चंद्रगुप्त सेकंड का हुआ था, ठीक है। लेकिन हमने कई सारे बुक को स्टडी करने के दौरान वहाँ पे हमने देखा कि नहीं, समुद्रगुप्त के बाद जो एक शासक थे उनका नाम था रामगुप्त, ठीक है। तो रामगुप्त के बारे में वैसे जानकारी जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन स्टोरी है इसके बारे में भी। रामगुप्त के भी चूँकि सिक्के वगैरह मिले हैं, तो इसलिए क्या देखना है, समुद्रगुप्त के बाद किनका टाइम आता है, रामगुप्त, और रामगुप्त के बाद किसका आता है, चंद्रगुप्त। अब ये मत समझना कि समुद्रगुप्त का ये बेटा ये उसका बेटा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ये रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड जो ये दोनों भाई हैं, ये दोनों क्या है, और ये उनके क्या है, पिता है। यानी कि समुद्रगुप्त का दो बेटा, कौन कौन, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड तो बाद में ना नाम रखा गया होगा, असल में उनके पापा क्या रखे होंगे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त, दोनों गुप्त, एक राम जी के गुप्त और एक चंद्रगुप्त, ठीक है, इस तरह करके नाम रखे होंगे। अब देखो स्टोरी क्या हुआ था। देखो जिस समय की चूँकि समुद्रगुप्त के बारे में तुम लोग जानते हैं कि उनसे वो कभी भी अपने लाइफ में कभी नहीं हारे थे, एक बार भी कभी नहीं हारते हैं, और उनको हराना तो लगभग नामुमकिन जैसा बात था, जस्ट लाइक एवेंजर की टीम जैसी थी, मतलब हारते ही नहीं थे और हारते हारते भी जीत के चले आते थे। तो समुद्रगुप्त के समय में तो किसी का कुछ नहीं चला, लेकिन जैसे ही समुद्रगुप्त के बाद जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो समुद्रगुप्त के बाद आता है किनका टाइम पीरियड, रामगुप्त। रामगुप्त जो इनका बेटा है, जो बड़ा बेटा, ये छोटा बेटा था, ठीक है, रामगुप्त बड़ा बेटा है और चंद्रगुप्त जो है वो छोटा बेटा था। तो अब चूँकि उत्तराधिकारी के मामले में अगर, वैसे तो ये नहीं कह सकते कि गुप्त काल के समय में हमेशा बड़ा बेटा को ही मिला है, कई बार छोटा बेटा को भी मिला है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि बड़े बेटे को ही हमेशा शासन पहले मिलेगा। तो रामगुप्त जब शासन चल रहा था तो उस समय क्या हुआ था कि शक लोग जो है चूँकि पश्चिम के एरिया में रह रहे थे। अच्छा, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं गुप्त काल का, वो तो उत्तर भारत के आसपास का एरिया था, हालांकि धीरे धीरे इसका साम्राज्य बढ़ते जाएगा। अच्छा, समुद्रगुप्त के टाइम में तुम देखिए कि श्रीलंका तक को ही कैप्चर कर चुका था, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, जकार्ता, बहुत बड़ा क्षेत्र को, मतलब कि मौर्य साम्राज्य से भी कहीं ज़्यादा फैला फूला। हालांकि शुरुआत में गुप्त काल बहुत ही छोटा था, गुप्त काल का जो शुरुआत जो था, जब श्रीगुप्त के बारे में हम पढ़ रहे थे उस समय इसका ज़्यादा यूपी बिहार के आसपास का एरिया रहता है, लेकिन समुद्रगुप्त जो है पूरा, चूँकि भारत का नेपोलियन कहते हैं और ये तो पूरा दुनिया को जीतने चला था, तो इनका साम्राज्य काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो जब शक लोग, चूँकि शक लोग कहाँ पर रहते थे, इस जगह पर रहते थे, पश्चिम भारत में रहते थे, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो शक लोग जो है क्या करते हैं, रामगुप्त पर हमला करते हैं। तो रामगुप्त पर जब हमला करते तो रामगुप्त तो इस हमले के लिए तैयार नहीं होता। अशक लोग के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े थे, ये बहुत ही बर्बर किस्म के होते हैं, और हमला इनका कैसा रहा था, ज़बरदस्त रहा। अब ये क्या कि भाई साहब डर गए पूरा, और डरने के बाद इनकी हालत इतनी पतली होगी, ये अपने आप को किसी तरह बचाने के लिए, समझौता करने के लिए कि प्लीज़, शक लोगों के सामने जाकर के घुटना टेक दिया कि प्लीज़ मेरे माई बाप हमको छोड़ दो, माफ़ कर दो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मतलब अपना अस्तित्व तो नहीं बचा पा रहा था। तो ऐसे में क्या सोचा, एक तरकीब ढूंढा कि हम करें तो करें क्या। अब अपने आप, अपने साम्राज्य की मतलब सुरक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो क्या किए, इनकी एक वाइफ थी जिनका नाम था ध्रुव देवी, जो इनकी वाइफ थी, वो क्या किए, ये शकों को सौंप कर शांति स्थापित करने का प्रयास किए। ये जो है वो रामगुप्त बोले इनको कि ठीक है, हम आपको अपनी वाइफ यानी जो ध्रुव देवी है वो आपको सौंप रहे हैं, कृपया आप लोग उसको लेकर के आप चले जाइए शांति से, और यहाँ पर कुछ भी मत कीजिए। मतलब इसी से अंदाज़ा लगाओ कि ये व्यक्ति इतिहास में कितना कायर किस्म का लोग होगा, जो अपनी वाइफ को सौंप दिया शकों के हमले से। बेहतर क्या होता है, इनसे लड़ते, जीतते। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग कायर लोग हुए हैं। लोग कहते जयचंद कायर था, हमको लगता है इससे बड़ा कायर तो कोई नहीं होगा इतिहास में। जयचंद तो चलो ठीक है, अपनी अस्मिता के लिए, अपनी बेटी के लिए उसने ऐसा किया, और मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति अगर जयचंद के जगह पे हम में से, तुम में से कोई भी होता, तो वो वही करता जो जयचंद किया। जयचंद को कायर करना तो कहना अपने आप में थोड़ा सा गलत भी है। सबसे बड़ा कायर तो ये था कि शक लोगों से जो है लड़ाई कर नहीं पाए, जो बचा नहीं पाए अपने साम्राज्य को, उसके चक्कर में, साम्राज्य को बचाने के चक्कर में कंप्रोमाइज़ कर ले अपने वाइफ के साथ। ये बात जो है किसी तरह किसको पता चल गया, उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त सेकंड, इसको पता चल गया। निश्चित रूप से वो बहुत ही तेवर किस्म का लोग था, तेवर वाला लोग था। इसको आया भयानक टाइप का गुस्सा। अच्छा, चूँकि ये बात इससे कर चुका था शक लोगों से कि जो है तुमको अपनी वाइफ हम दे देंगे। अब ये सोचा कि चलो जब बातचीत तो कर ही चुके हैं, तो एक काम करते हैं, फ़िलहाल कंडीशन को समझते हुए हम कुछ तरकीब ढूंढते हैं। वो क्या किए, वो क्या करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड,
ये भेष बदल लेते हैं। और भेष बदल करके जो ध्रुव देवी था, ध्रुव देवी का सारा कपड़ा, यानी कि ध्रुव देवी कौन लगेगी, इसके भाभी लगेंगे, उनका सारा कपड़ा ड्रेसअप वगैरह पहन के रेडी हो गए, एकदम जस्ट लाइक सेम टू सेम, घूंघट उंघट पहन के एकदम रेडी हो गए उसी तरह से। रामगुप्त को ये बात पता था, रामगुप्त को ये बात मालूम था, क्योंकि ये तो प्लानिंग का हिस्सा था। चंद्रगुप्त सेकंड को क्या किया गया, इनको एक औरत के भेष में इनको बना करके पालकी में बिठा के इनको भेज दिया गया कि चल भाई जा। शक लोग तो खूब उछलते हुए जा रहे थे कि देखो हमने क्या पाया। गुप्त साम्राज्य के मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि इसके लिए माना जाता था। अब ये यहाँ से लेके तो चला गया, वहाँ पे आराम से इसको ले जाया गया उसको, जो वहाँ पर जो इसके जो महल वगैरह थे, महल में इसको रखा गया बस। फिर अच्छा, बहुत लोग तो पहचानते भी नहीं थे, और अपना ये इतना अच्छा से ड्रेसअप वगैरह करवाए थे, मतलब मूछ दाढ़ी वगैरह एकदम क्लीन करे, तो पकड़ ही नहीं पा रहा था उसके जो अंगरक्षक वगैरह होंगे जो उसको लेके गया होगा। अच्छा, घूंघट भी था काफ़ी, तो बहुत दिक्कत होता था। तो जब इनको राजा के यानी कि जो शक राजा थे, शक राजा के शयन में इसको जब भेजा गया कि ठीक है अब जाओ तुम ठिकाने पे, शक राजा खुश हैं कि चलो भाई। अच्छा, अब शक राजा के पास जब इनको चंद्रगुप्त सेकंड को जब भेजा गया, तब ये क्या करते, वहाँ जाते हैं, फिर खंजर वंजर कहीं आसपास देखते हैं। राजा तो अपने मूड में था, पता चला खंजर वंजर लिया, वहीं पे निपटा दिया उसको। तो शक राजा की क्या कर दिया, हत्या। लेकिन उसके दिमाग में अपने भाई के प्रति भी क्या हो चुका था, नफरत भर चुका था कि कितना कायर किस्म का था। इससे बेहतर होता कि तुम लड़के मर जाते, हम देख लेते बाद में जो होता। लेकिन तुमने कंप्रोमाइज़ कर लिया सिर्फ सत्ता के लालच के वजह से। कितने डरपोक किस्म के लोग हैं। नाम कितना अच्छा है, रामगुप्त, राम का नाम भी खराब कर दिया। अब देखो वो क्या करता है, शक राजा की हत्या किया। शक राजा हत्या करने के बाद फिर वो वापस आता है अपने जगह पे। आया, उसके बाद ढूंढा भाई मेरा कहाँ है। अच्छा, तब तक तो अब सीधी सी बात है, अब भाई को फिर वो बाद में क्या करेगा, जब ये आया तो भाई को लगा कि चलो बहुत बढ़िया है, तुम निपटा कर आया, कोई बहुत बढ़िया, जय जयकार हो रहा था। और इसके मन में खुन्नस पहले से था कि तुम जो कि उसको, अच्छा पूरा जनता में विद्रोह भी फैल चुका था, रामगुप्त के प्रति सबका नफरत बढ़ चुका था। अच्छा, लालच तो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त के मन में भी था। देखो लालच सबके मन में होता है कि हमको भी सत्ता का बागडोर मिलना चाहिए। अच्छा, पूरा जनता विद्रोह कर चुका था, इसको खुद भी नफरत हो चुका था। बाद में ये क्या करता है, रामगुप्त की हत्या कर देता है। अच्छा ध्यान देना, रामगुप्त की हत्या में इनकी वाइफ भी सपोर्ट करती है, किसका, क्योंकि वो उसकी वाइफ भी देख चुकी थी कि मेरे पति कितने बड़े महान आदमी हैं, वो तो देख चुके हैं पहले। इनकी जब हत्या हो जाती है, फिर वो बाद में क्या करेगा, रामगुप्त की हत्या करने के बाद फिर ये चंद्रगुप्त सेकंड जो है खुद ध्रुव देवी से विवाह कर लेते हैं। तो आगे चल के भी बताएंगे प्रभावती वगैरह के बारे में भी, और भी कई सारी चीज़ बताएंगे वो आगे। अभी जस्ट हम बताएंगे उनके वैवाहिक संबंध कितने सारे रहे, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड जो अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं वो विवाह के माध्यम से ज़्यादा करते हैं। और ध्यान देना, समुद्रगुप्त के बारे में जब हम पढ़े थे, समुद्रगुप्त कैसे करते हैं, ताकत के दम पे, विवाह का उतना सहारा जितना वो ताकत के दम पे कर लिए थे। ठीक है, तो ध्रुव देवी से फिर वो क्या करते हैं। अच्छा, इन सारी घटनाओं के अलावा जो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जो जानकारी है वो कहाँ मिलती है, अभिलेखों में इनके बारे में कोई सूचना नहीं है। रामगुप्त का चूँकि सिक्का भी मिला है, रामगुप्त जो शासक बने थे उनका सिक्का मिला है, और सिक्के के प्रमाण के आधार पर हम ये जज कर लिए कि हाँ रामगुप्त का भी कभी न कभी शासन रहा था। और उनका जो शासन, उनका जो सिक्का था वो कहाँ मिला था, विदिशा और उदयगिरी मिला था। और ये दोनों क्षेत्र कहाँ पर थे, मध्य प्रदेश का क्षेत्र था। उसके बाद देखो बाण भट्ट जो लेखक है, उनका एक जो किताब है उसका नाम क्या है, हर्षचरित। हर्षचरित में भी उसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा राजशेखर नाम के जो कवि हैं, उनका जो किताब है उसका नाम है काव्य मीमांसा। तो काव्य मीमांसा में भी उनकी जानकारी मिलती है। राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष के द्वारा एक संजान ताम्रपत्र है, तांबे का जो सीट है, तांबे का पत्र जो है, उसमें भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। और कुछ ये सारी घटनाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। उसके अलावा विशाख दत्त जो कि पहले मुद्रा राक्षस भी लिख चुके हैं, इनके द्वारा जो एक किताब है उसका नाम है देवी चंद्र गुप्तम। और इस देवी चंद्र गुप्तम में भी मतलब इतने सारे हमारे पास क्या प्रूफ, इसको कह सकते हो ये प्रूफ है ना, ये प्रूफ है, ये पूरा चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बताने के लिए। और ये कई सारी घटनाओं को भी ये बतलाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, पहले मिटाते हैं, और मिटाने के बाद फिर बताते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड के माध्यम से, वैवाहिक संबंध के माध्यम से कैसे साम्राज्य का विस्तार करते हैं। ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं। तब तक अब देखो, अब जो हम लोग देखने वाले हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य कह रहे हैं,
चंद्रगुप्त सेकंड का, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य इतने फेमस है कि बार बार उन्हीं का नाम याद आता है ना। तो चंद्रगुप्त सेकंड जो है अपने साम्राज्य का विस्तार जो है वो किस तरह से करते हैं। देखो हम कई बार पहले भी कह चुके हैं कि साम्राज्य विस्तार का दो तरीका हो सकता है, एक तो वैवाहिक संबंध के माध्यम से और दूसरा या फिर युद्ध नीति। जो हम लोग समुद्रगुप्त का जो टॉपिक पढ़े थे, समुद्रगुप्त अपना जो साम्राज्य का जो विस्तार करते हैं वो ज़्यादातर किस मामले में करते हैं, ताकत के दम पे, युद्ध नीति के माध्यम से। उनकी सेना बहुत ही मजबूत होती है। लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो दूसरा तरीका, हालांकि दोनों तरीका अपनाते हैं, युद्ध नीति के माध्यम से भी और वैवाहिक संबंध के माध्यम से भी। सबसे पहले समझते हैं वैवाहिक संबंध के माध्यम से ये कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, वो जरा समझना ध्यान से। देखो गुप्त काल के समय में ही एक और शासन वंश चल रहा था, दूसरे राजा की बात करें। गुप्त काल के अलावा और भी तो कई सारे राजा थे ना, ऐसे थोड़ी गुप्त वंश के ही केवल शासक हुआ करते थे। उसके अलावा जो है नागवंश के भी एक राजा था, नागवंश दूसरे मतलब एक दूसरा वंश का भी शासक वहाँ पे चल रहा था शासन। तो नागवंश का जो एरिया था वो मथुरा से लेकर के अहिच्छत्र होते हुए पद्मावती तक का एरिया था। मतलब लगभग देखा जाए तो मथुरा मतलब यूपी, तो यूपी एमपी बिहार का कुछ क्षेत्र यहाँ से कवर करते हुए ये एरिया हमारा नागवंश का था। ठीक है, उसी में से देखो अब यहाँ भी नागवंश के शासक के कुछ लोग रहते थे, यहाँ भी नागवंश के लोग थे, यहाँ भी नागवंश, जैसे गुप्त वंश वाले। देखो गुप्त वंश का साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो कई जगह पे अलग अलग राजा होंगे ना, वो कहलाएंगे किसका, गुप्त वंश के ही कहलाएंगे। तो कई सारे, चूँकि एक ही साम्राज्य का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो इसी साम्राज्य का अगर हम बात करें नागवंश का, तो नागवंश का एरिया मथुरा में भी था, अहिच्छत्र में भी था, और पद्मावती का भी एरिया जो था वो एरिया था। वो पद्मावती वो वाला पद्मावती नहीं, ये एरिया के नाम है। ठीक है, ये क्षेत्र की बात हम कह रहे हैं। तो अहिच्छत्र का जो एरिया था वहाँ के जो राजा थे, ठीक है, और उनकी जो राजकुमारी, यानी कि अहिच्छत्र की जो राजकुमारी थी, यानी कि नाग राजकुमारी, क्योंकि नागवंश से थे, तो नाग राजकुमारी जिसका नाम क्या था, कुबेर नागा। तो वो सबसे पहले चंद्रगुप्त सेकंड क्या करते हैं, कुबेर नागा से विवाह कर लेते हैं। यानी कि वो कहीं ना कहीं नागवंश को भी अपने सपोर्ट में ले लेते हैं। यानी कि मथुरा का एरिया, पद्मावत और अहिच्छत्र का एरिया भी धीरे धीरे वो अपने कैप्चर में लेना चाहेगा। तो उस एरिया को कैप्चर में लेने के लिए वो क्या करते हैं, किससे, तो कुबेर नागा से विवाह कर लेते हैं। कुबेर नागा किस वंश की थी, नागवंश की राजकुमारी थी, नाग राजकुमारी थी। ठीक है, तो इनका विवाह होता है किनसे, चंद्रगुप्त सेकंड से होता है। चंद्रगुप्त सेकंड का जो पहले एक वाइफ थी उसका नाम क्या था, ध्रुव देवी, पढ़ चुके हैं अभी, उनकी भाभी, उनसे उनकी शादी हो चुकी है। और दूसरी वाइफ कौन बन गई, कुबेर नागा। तो यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड की दो वाइफ, एक है ध्रुव देवी, दूसरा है कुबेर नागा, याद रहेगा ना। अच्छा, इस कुबेर नागा का एक बेटा व एक बेटी हुई, यानी कि चंद्रगुप्त का एक बेटा एक बेटी, एक ध्रुव देवी से तो अलग हुआ बेटा बेटी। और इधर की बात हम कह रहे हैं, तो उनका बेटी का नाम था प्रभावती गुप्त। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हालांकि बेटी का नाम प्रभावती गुप्त था, अब बेटा का नाम क्या था, कुमार गुप्त फर्स्ट। जो हम पढ़ने वाले इसके जो अगला शासक जो आएंगे चंद्रगुप्त सेकंड के बाद, जो अगला शासक जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, वो कौन थे, कुमार गुप्त था ना। तो कुमार गुप्त किनका बेटा था, कुबेर नागा, यानी दूसरी वाली वाइफ का बेटा। अब प्रभावती भी दूसरी वाली वाइफ की बेटी। अब ये क्या करता है, कुबेर नागा की जो बेटी थी प्रभावती गुप्त, इनका विवाह जो है वो किससे कर देते हैं, रुद्रसेन सेकंड से। किससे, रुद्रसेन सेकंड। और ये रुद्रसेन सेकंड जो राजा थे वो किस वंश के थे, वाकाटक वंश। वाकाटक वंश जो दक्षिण भारत का जो थोड़ा जो एरिया है वहाँ की बात हम ये कह रहे हैं, जो कर्नाटक दक्षिण भारत का जो एरिया है, यानी कि वाकाटक के जो वंश के जो शासक थे रुद्रसेन, तो उनसे विवाह कर लेता है। तो देखो बेटी का शादी किससे करा दिया, वाकाटक वंश से। खुद अपना शादी किससे किए थे, नागवंश का भी एरिया कैप्चर कर लेता है। बेटी का शादी वाकाटक वंश, तो वाकाटक वंश यानी कि रुद्रसेन सेकंड जो है, फिर बाद में ये चंद्रगुप्त सेकंड का क्या हो जाएगा, इसका तो दामाद कहलाएगा। तुम देखना जब शकों को जब हराने के लिए जाएंगे, ये दोनों मिलकर जाएंगे शक को हराने के लिए। तो वाकाटक शासक के जो वंश थे जिनका नाम था रुद्रसेन, तो रुद्र यानी कि इस एरिया पे भी ये कैप्चर कर लिया। उसके बाद जो बेटा का विवाह है वो किससे कर दिया, कादम राजवंश से शादी कर दिया। कादम राजवंश में यानी कि काकुत्स्थवर्मन वहाँ का राजा था, उसकी बेटी से शादी कर देता है। जो कि जो कादम राजवंश के कौन सा एरिया, जो कुंतल राज, जो बाहुबली फिल्म में भी देखते हैं, बाहुबली फिल्म देखे थे ना, तो वहाँ पे कुंतल राज्य की चर्चा होती है। कुंतल राज्य कहाँ का क्षेत्र है, कर्नाटक। तो कर्नाटक का जो कुंतल राज्य का जो एरिया है कादम राजवंश, उस एरिया को भी ये धीरे धीरे क्या करता है, अपने हैंड में कर लेता है, यानी कि वैवाहिक संबंध के माध्यम से विस्तार किया। तो देख लो कितने कितने वंशों से कनेक्शन हो गया। खुद शादी किया नागवंश से, उसके बाद अपनी बेटी का शादी किससे किया, वाकाटक वंश से, फिर अपना बेटा का शादी किससे किया, कादम राजवंश से। तो एरिया धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है वैवाहिक संबंध के माध्यम से।
ठीक है, ये हमारा हो गया वैवाहिक संबंध के माध्यम से। अब जरा देखते हैं कि युद्ध के माध्यम से और कितने सारे साम्राज्य को वो जीता। तो महरौली जो कि दिल्ली, दक्षिण दिल्ली का एरिया है, ठीक है, वहाँ पर एक लोहे का स्तंभ है जो कहा जाता है कि वो सबसे बेजोड़ नमूना है लोहे का। आज तक उसमें जंग नहीं लगा है। सोचो लोहे की क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है। वो एनसीईआरटी क्लासिक्स के बुक में इसके बारे में दे रखा है। हाँ, और इसी पर जो एक अभिलेख भी जो लिखवाया गया था उसका नाम है चंद्र शासक का अभिलेख। क्या नाम है? चंद्र शासक का अभिलेख। और इसमें किसके बारे में चर्चा है? चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में चर्चा है। इसमें क्या चीज़ बताया गया इस अभिलेख में? किस चीज़ की चर्चा है कि जो चंद्रगुप्त सेकंड था ये सप्त सिंधु पार कर, सप्त सिंधु मतलब क्या होता है? सिंधु प्रदेश के आसपास की जो 7 नदियाँ थी उसको क्रॉस करके, पाकिस्तान के एरिया की बात करें, सब सिंधु पार करके वहाँ पर बहली के एक शासन वंश हुआ करता था जो पाकिस्तान के एरिया में था। तो बहलीकों को हराया। किसको हराया? तो पाकिस्तान प्रांत में जाकर के जो बहली का राजवंश था उसको हराता है। उसके अलावा पूरब में, यानी कि जो अपना भारत की बात करें, जो बंगाल शासक जो भी थे, यानी कि उसमें कह सकते हो कि बांग्लादेश का भी एरिया आप तुम कह सकते हो, जो अपना बंगला मतलब कि बंगाल और बांग्लादेश का जो एरिया है, तो बंगाल के जो शासक उसको भी हराया। तो उधर पाकिस्तान तक पहुंच चुका था और इधर पूरब में बंगाल शासक को भी हरा था। और इस चीज़ के बारे में किसमें चर्चा लिया हुआ है? महरौली के लौह स्तंभ में दिया हुआ है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन है? शक विजय। इसी के उपरांत जो है ये विक्रमादित्य की उपाधि लेते हैं, ठीक है। हालांकि इससे पहले भी एक बार शक को हराया गया था। कब हराया गया था? 78 AD में। याद है? इससे पहले भी तो विक्रमादित्य की उपाधि लिया था जो शक संवत स्टार्ट हुआ। ये तो विक्रम संवत है ना। तो शक संवत जो स्टार्ट हुआ तो उससे पहले भी हराया गया था। अच्छा देखो, दरअसल उज्जैन जो एरिया, जो मध्य प्रदेश का एरिया है, वहाँ पर शकों का अपना एक आधिपत्य जमाया हुआ था। शकों का शासन हुआ करता था और वहाँ के राजा का नाम क्या था? रुद्र सिंह थर्ड। क्या नाम था? रुद्र सिंह थर्ड। तो रुद्र सिंह थर्ड जो था वो दरअसल क्या थे? शक राजा थे। अब उन पर हमला करेगा। और हमला ये कैसे करेगा? चंद्रगुप्त सेकंड खुद तो रहते ही रहते हैं, साथ में क्या करते? ये जो रुद्रसेन था जो उसका दामाद था, तो ससुर और दामाद, यानी ये ससुर और ये दामाद, ये किसका हस्बैंड था? प्रभावती का। प्रभावती का, ठीक है। और इसकी सास कौन थी? कुबेर नागा। समझ रहे हो? मतलब पता नहीं अपने सासू माँ से डरता भी होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, क्योंकि नागवंश की थी, है ना। अब देखो ये ससुर और दामाद दोनों मिला कि चलते हैं जरा देख लेते हैं, क्योंकि पिछला घटना उसको याद है कि पहले जब समुद्रगुप्त क्या बोलते हैं उसका, रामगुप्त के टाइम में भी ये हराया था। उस राजा की हत्या ये खुद किया था। अब दूसरे क्षेत्र में गए, चूँकि शक शासक तो कई क्षेत्रों में फैले हुए थे ना। अब उज्जैन के क्षेत्र में जाकर के शक, मतलब शकों से इतना नफरत करते थे ये लोग, शक को तो देखना नहीं चाहते थे चंद्रगुप्त। इस बार दामाद को साथ में लेके चले गए। पिछले बार तो ये खुद अपनी वाइफ का भेष बना के चला गया था, जो उसको मारा था शक लोगों को। इस बार ये अपने दामाद के साथ गया, बोला चलते हैं दोनों मिलकर के थोड़ा सा लिया जाए पंगा थोड़ा। तो जाता है, रुद्र सिंह थर्ड को क्या करता है? हराता है। और हराने के बाद मतलब कि उज्जैन का क्षेत्र तो कैप्चर करता ही करता है। इसके अलावा मालवा का क्षेत्र और गुजरात का जो क्षेत्र है, ये दोनों ही क्षेत्र को, मतलब बहुत बड़े एरिया के, जो मध्य प्रदेश का जो बहुत बड़ा, मध्य प्रदेश और गुजरात का बहुत बड़ा एरिया जो है ये अपने हैंड में कैप्चर कर लेता है, ठीक। अब इसी के उपलक्ष्य में क्या किया? चूँकि जीत कर आया था एकदम, मतलब उस समय समझ लो कि एकदम डांस चल रहा होगा उस समय, बहुत मज़े में आ रहे थे सारे लोग, जो गुप्त साम्राज्य के लोग जो थे। उसी के उपलक्ष्य में एक चांदी का सिक्का जारी किया, जो कि हम लोग सिक्कों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं ना। तो उस सिक्का का नाम क्या? व्याघ्र शैली। व्याघ्र शैली का मतलब क्या होता है? जो उस सिक्के पर जो है बाघ जो होता है ना, बाघ, शेर का, बाघ नहीं, दरअसल शेर का कह सकते हो, शेर या बाघ के जैसा तुम कुछ भी समझ सकते हो। तो उन्हीं का आकृति तुमको सिक्के पर दिखता है। मतलब एक तरह से जो जीत का सेलिब्रेशन था, एक खुशी कि देखो हम इतना बड़ा चीज़ जो है जीत शकों को हरा कर आए हैं। उसी के उपलक्ष्य में वो फिर क्या किए? विक्रमादित्य के ये उपाधि भी लेते हैं। तो कुल मिला के जो हम पढ़े हैं इसको थोड़ा ओवरव्यू पहले कर लेते हैं। वैवाहिक संबंध के माध्यम से इन्होंने तीनों वंशों के साथ साथ जो है संबंध बनाए। एक नागवंश के माध्यम से, उसके बाद वाकटक वंश और कादम्ब राजवंश। तो तीनों के साथ साथ खुद तो पहले नागवंश में अहिछत्र के जो राजकुमारी थी, जो कुबेर नागा थे, उनसे विवाह करते हैं। और उनका जो बेटी थी उनका नाम प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त का शादी किससे करवाया गया? रुद्रसेन सेकंड से शादी कराया गया। और ये किस वंश के थे? वाकटक वंश का। और कुबेर नागा का जो बेटा था वो कौन थे? कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त का विवाह किससे करवाया गया? काकुत्स्थवर्मन की पुत्री, जो कि कादम्ब राजवंश का था।
इस तरह से वैवाहिक संबंध के माध्यम से जो है पूरा राजवंश अपना फैला है। और दूसरा हम क्या देख रहे हैं, युद्धनीति के माध्यम से, चूंकि महरौली में जो लॉ स्तंभ है वहाँ पर ये बताया भी गया, उसमें जो चंद्र शासक का अभिलेख में ये बताया गया कि ये बाहलिकों को हराए थे और भंग शासकों को भी हराए थे। इसके अलावा शक विजय जो कि उज्जैन के क्षेत्र में शकों को मारपीट के भगाया, जो अपने दामाद और खुद जा करके दोनों, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड और रुद्रसेन गए और जाकर के शक राजा को हराए। और उसी के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का, व्याघ्र शैली का जो चांदी का सिक्का है वो जारी किया गया और विक्रमादित्य की उपाधि भी ली थी। ठीक है, तो अब जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में जो कई प्रकार के जो रत्न थे, महारत्न जिसको कहते हैं, जो बड़े बड़े जो कवि हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले बोर्ड को मिटाते हैं फिर हम बताते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि चंद्रगुप्त के दरबार में जो नवरत्न थे, ये दरअसल रत्न नहीं बल्कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, नवरत्न। क्या लिखेंगे, नवरत्न। ध्यान देना, ये वो नवरत्न नहीं है जो अमिताभ बच्चन प्रचार करते हैं। ठीक है, ठंडा ठंडा कूल कूल, वो वाला नवरत्न नहीं है। ये नवरत्न जो है, नवरत्न की बात यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, मतलब कि चंद्रगुप्त के दरबार में जो 9 अलग अलग विद्वान थे उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि चंद्रगुप्त साहित्य और लिटरेचर के मामले में हम बात करें, लिटरेचर की बात कर रहे हैं, ये उनको अच्छा खासा शरण देते थे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि नवरत्न मतलब रत्न कौन कौन थे, उनका क्षेत्र, मतलब वो किस क्षेत्र के मामले में रत्न कहलाए, और उनका रचना कौन सा था। क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पहला कौन है, छपनक। छपनक जो है ये बहुत बड़े राइटर थे, कवि थे। अच्छा, इन्होंने किस चीज़ के बारे में कहा, ज्योतिष, यानी कि ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में ये बहुत ही अव्वल थे। और इन्होंने जो किताब लिखा छपनक के द्वारा, उसका नाम क्या है, ज्योतिष शास्त्र। दूसरा कौन है, धन्वंतरी। बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन जो खूब पूछता है धन्वंतरी के बारे में, कि धन्वंतरी किसके दरबारी नवरत्न थे, यानी कि दरबारी कवि तुम कह लो या फिर दरबार के रत्न थे, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो धन्वंतरी वो चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि ये भी जैसे चरक के बारे में पढ़े थे, जीवक के बारे में पढ़े थे, उसी तरह धन्वंतरी को भी याद रखना। 3 डॉक्टर हो गए। तो धन्वंतरी चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही टॉप क्लास के थे। और ये किस तरह के, किस क्षेत्र में था, इनका रचना कौन था, आयुर्वेद। तो आयुर्वेद नाम का ये किताब लिखे थे। उसके बाद कालिदास, जिनके बारे में ये कहा था जिस पेड़ पर ये बैठते थे उसी डाली को ये काटते थे। हालाँकि इस बात पर हमको घोर आपत्ति है कि कोई व्यक्ति इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। समझ रहे हो बात को, मतलब ये बात कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें ना कहानी में अच्छा लगता है, पर रियल में ऐसा था पता नहीं। मतलब ये बात सुन के भी थोड़ा अटपटा लगता है कि अचानक से कोई व्यक्ति इतना समझदार हो जाएगा कि बहुत बड़ा महाकवि का दर्जा ले लेगा और एक समय में वो जिस डाली पे बैठता था उसी डाली को काटता था। ये बात हजम ही नहीं हो रहा है कि ऐसा सच में कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो कालिदास किस क्षेत्र में एकदम टॉप क्लास के थे, वो नाटक बड़ा अच्छा लिखते थे और वो कविताएं भी बहुत अच्छा लिखते थे, है ना। उनके द्वारा जो लिखी गई जो रचना है वो कौन कौन सा है, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम। ठीक है, कभी आगे चल के इनके बारे में चर्चा करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम एक लव स्टोरी टाइप का था। ठीक है, नाटक था एक। उसके बाद जो अगला रत्न है, रत्न नंबर 4, उनका नाम क्या है, अमर सिंह। ध्यान देना, ये वो अमर सिंह नहीं है जो समाजवादी पार्टी में आए थे। ठीक है, ये हालांकि वो भी अमर सिंह बड़ा फेमस है, अमर सिंह, क्योंकि अमर सिंह और अमिताभ बच्चन का जो है बड़ा फेमस जोड़ी रहा था एक समय। तो ये अमर सिंह जो है इनके रत्न थे। और अमर सिंह जो है इनके ये किस क्षेत्र में मतलब बहुत ही फेमस थे, शब्दकोश, यानी जो वोकेबलरी का जो डिक्शनरी होता है ना, दरअसल ये उसी समय डिक्शनरी का इजाद कर लिए थे, वोकेबलरी सोचो। और इनके द्वारा जो लिखी गई जो रचना है उसको कहते हैं अमरकोश शब्दावली। उसके बाद आता है वराहमिहिर, खूब इनके बारे में नाम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो वराहमिहिर जो है वो किस क्षेत्र में बहुत ही ज़बरदस्त थे, एक बहुत अच्छे खगोल विज्ञान के साथ, मतलब इनको पूरा पहले से ही मालूम था कि मतलब पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, कितना टाइम लगता है उसको चक्कर पूरा करने में, यानी कि ये सारी बातें जो दुनिया को बहुत बाद में पता चला, ये वराहमिहिर बहुत पहले कह दिया। तो वराहमिहिर अपने समय के बहुत बड़े खगोल विज्ञान थे। ठीक है, खगोल वैज्ञानिक थे। और इनके द्वारा जो लिखी गई रचना थी वो कौन थी, वृहत संहिता था। ठीक है, उसके अलावा अगला रत्न नंबर 6, छठा रत्न कौन थे, वररुचि। वररुचि किस क्षेत्र में बहुत ही ज़बरदस्त थे, व्याकरण, यानी कि ग्रामर अच्छा, इनका ग्रामर पे अच्छा पकड़ था। और इनके द्वारा जो लिखी गई रचना थी उसका नाम क्या है, संस्कृत व्याकरण। उसके बाद शंकु, मैथमेटिक्स वाला शंकु नहीं, ये दूसरा शंकु है। ठीक है, शंकु इनका नाम है।
तो ये शंकु जो है वास्तुकला के मामले में ये बहुत ही, यानी कि शिल्प शास्त्र के बारे में इनका जो किताब था उनका नाम क्या था? शिल्प शास्त्र, यानी कि क्राफ्टिंग को कैसे, ठीक है, क्राफ्टिंग को कैसे करना, वो क्राफ्टिंग के बारे में अच्छे से बताते थे, वास्तुकला। उसके अलावा कौन है? हरिसेन, या फिर इसी हरिसेन का कभी कभी जो नाम है उसका नाम मिलता है घटकर पर। क्या मिलता है? घटकर पर। ये बहुत कम किताबों में ये सब चीज़ दिया, घटकर पर। तो घटकर पर जो है ये एक बहुत बड़े क्या थे? कवि थे, और इनके द्वारा लिखे गए जो किताब उनका नाम क्या था? कविता। उसके बाद कौन है? बेताल भट्ट। ध्यान देना, ये विक्रम बेताल वाला जो कहानी सुन रहे हैं ना, ये वही बेताल है, ठीक है, इन्हीं के बारे में कहा गया है। हर बार वही नहीं है ऐसा थोड़ी है, मान लो उस समय वो नहीं थे, अमर सिंह दूसरे निकल गए, इसका क्या मतलब है? ये विक्रम बेताल का जो कहानी सुनते हैं ना, वो यही लिखे थे, बेताल भट्ट। और ये बहुत बड़े क्या थे? जादूगर थे। और इनके द्वारा जो किताब लिखा गया उसका नाम क्या है? मंत्र शास्त्र। क्या नाम है? मंत्र शास्त्र। क्या है? मंत्र शास्त्र। अब इसको तेजी से रिकॉल कर लेते हैं। कौन कौन से नवरत्न थे? छपनक, धन्वंतरी, कालिदास, अमर सिंह, वरामिहिर, वररुचि, शंकु, हरिसेन या घटकर पर और बेताल भट्ट। कई बार क्या करेगा, इसी को 4-5 ऑप्शन में दे देगा। जैसे बीपीएससी क्या करता है, 5 ऑप्शन देता है, और हो सकता है कि 2-3 में से किसी एक को डाल देगा, उसमें डाल देगा अमर सिंह, कालिदास और वररुचि डाल देगा। और ज़्यादातर लोग किसके बारे में जानते हैं? कालिदास के बारे में पढ़ लेते हैं और धन्वंतरी के बारे में पढ़ लेते हैं, अब बाकी छोड़ देते हैं। या हो सकता है हरिसेन के बारे में तुमको याद हो, या फिर इसके बारे में। लेकिन बीपीएससी बहुत शातिर है, वो क्या करता है, वो क्या करेगा, बीच बीच में ऐसा ऐसा नाम डाल देगा जो तुम सुने ही नहीं हो। तो नवरत्न का सारा नाम पता होना चाहिए, क्योंकि इतना मतलब क्वेश्चन इस तरह से सेट करता है कि तुमको सारा पढ़ना पड़ता है उसके चक्कर में। तो इसीलिए ये सारा के बारे में जानना जरूर। तो क्या देखे थे? छपनक के बारे में क्या देखे? ज्योतिष शास्त्र। धन्वंतरी आयुर्वेद में लिखे थे। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम। अमर सिंह अमरकोश शब्दावली, वरामिहिर बृहद संहिता, वररुचि संस्कृत व्याकरण, शंकु शिल्पशास्त्र, हरिसेन कविता लिखे थे, और बेताल भट्ट मंत्र शास्त्र। ये वाला हमारा हो गया ना। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या हमारा, कि चंद्रगुप्त सेकंड के समय जो चीनी यात्री फायान आया था उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो, चंद्रगुप्त के मौर्य के समय में ही एक विदेशी यात्री था, जो चीनी यात्री था, उसका नाम क्या था? फायान। अब इसके बारे में जो क्लास 6 में जो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से विवरण दिया हुआ है कि जब ये यहाँ आता है और कई सारे बौद्ध धर्म की जो किताबें जब ले करके जाता है, तो ले जाने के क्रम में इसको बहुत दिक्कत होता है। रास्ते में इसको आंधी तूफान बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। मतलब सोचो कि वो अपना बहुत सारा कीमती सामान जो है वो समंदर में फेंक देता है, लेकिन यहाँ से जो बौद्ध मतलब कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो बुक्स होता है उसको साथ में रखता है, क्योंकि वो उसके लिए सबसे ज़्यादा कीमती होता है। इसी से अंदाज़ा लगा लो कि बौद्ध धर्म के प्रति इनका जो कमिटमेंट था वो कितना ज़बरदस्त था। मतलब रिलीजियस जो मतलब कहते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में जानना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहा हमेशा से। अब देखो, फायान जो था ये कब से कब तक रहे थे भारत में? 399 से 414 के टाइम में रहा था। देखो, फायान जो शब्द है वो 2 चीज़ से बना है, ध्यान देना। ये फायान किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, मज़ेदार बात है समझना। फायान जो है किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो उसके पद का नाम है। अभी तक हम लोग क्या जानते आ रहे थे कि फायान जो है एक व्यक्ति आया था, विदेशी यात्री, चीनी यात्री फायान आया था, और वो धार्मिक गुरु टाइप से था। क्योंकि फायान शब्द वहाँ पे कई सारे फायान थे चीन में। फायान का मतलब क्या होता है? फा मतलब होता है धर्म, और हियान मतलब होता है आचार्य, यानी कि धर्म के जो आचार्य की जो धर्माचार्य होते हैं, चीन में धर्माचार्य को क्या बोलते थे? फायान। तो चीनी शब्द का नाम मतलब कि फायान का मतलब क्या होता है? धर्माचार्य। यानी कि वहाँ पर जो धार्मिक लोग थे उसी में से एक व्यक्ति आया था, धार्मिक लोग। जैसे याद है हम लोग जो धर्मशाला में जो एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? अरे धर्मशाला, जो भारत के जो धर्मशाला है, तिब्बत के जो वो धार्मिक गुरु, उनका नाम क्या है? नहीं ध्यान में आ रहा है। तिब्बत के जो धार्मिक गुरु हैं, जो ठीक है, जैसे याद आएगा बताना हमको, ठीक है। तिब्बत के धार्मिक गुरु का नाम क्या है वो जरा बताना, क्योंकि वो भी एक प्रकार का क्या है, पोस्ट ही तो है। देखो, अब इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम क्या था? कुंग। इनके बचपन का नाम क्या था? कुंग नाम था। अच्छा, इनका उद्देश्य क्या था फायान का भारत में? बौद्ध ग्रंथ का
अध्ययन करना। और चूंकि ये कहाँ आए थे, भारत भ्रमण पे आए थे, और भारत भ्रमण में भी कौन कौन से जगह में किए, जितने भी प्रमुख बौद्ध स्थल थे अभी हम बताने वाले हैं, सभी जगह ये घूम फिर के आते हैं, क्योंकि इनको बौद्ध भिक्षु से मिलना जुलना बहुत पसंद था। ठीक है, अब ये फाहियान जब यात्रा गए तो सबसे पहले वो कहाँ गए, खेतान के प्रसिद्ध गोमती विहार गए। वहाँ पे तकरीबन कितने लोग रहते थे, 10,000 बौद्ध भिक्षु रहते थे। और वहाँ जा कर के उनसे मिले, और उनसे मिलने के बाद फिर वो कहाँ बढ़ गए, सिंधु के पास आगे बढ़ गए, और सिंधु के से होते हुए वो कहाँ पहुँच गए, गांधार, जहाँ पर कि तक्षशिला जो प्रमुख केंद्र हुआ करता था बौद्ध का। और फिर वहाँ से होते हुए वो कहाँ चले गए, पेशावर, जो एक समय पुराना नाम क्या था उसका, पुरुषपुर नाम था। और पेशावर के बाद वो फिर अफगानिस्तान भी चले गए घूमने के लिए, और वहाँ से वापस आए, फिर कहाँ आ गए, पंजाब, और पंजाब के बाद होते हुए मध्य प्रदेश। यानी कि जितना भी बौद्ध का जो प्रमुख स्थल था वो सभी जगह पहुँच जाते हैं। तो जैसे अभी हम कह रहे थे कि जो तिब्बत में जो दलाई लामा की हम बात कह रहे हैं, है ना, दलाई लामा, तो दलाई लामा क्या है, एक पोस्ट है ना। तो वैसे ही फाहियान क्या है, एक पोस्ट है। तो धार्मिक गुरु, तुम लोग को भी याद नहीं, तो दलाई लामा बोलते हैं, भूल गए थे, याद ही नहीं आ रहा। अच्छा याद ही नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं। तो जो ठीक है, तो दलाई लामा क्या है, पोस्ट है ना, तो उसे वैसे ही फाहियान क्या है, पोस्ट है। तो दलाई लामा तो बहुत सारे आते चले गए, कई सारे जो आते चले गए, जो बौद्ध के जो प्रमुख थे। ठीक है, उसके बाद देखो फाहियान का जो विवरण है वो भारत के बारे में क्या है, वो ज़रा इंटरेस्टिंग है, वो ज़रा समझना। क्योंकि भाई साहब लगभग 15 साल यहाँ रहे, तो यहाँ पर रहने के बाद वो ज़रा देखते हैं कि यहाँ पर चीज़ें किस तरह से चल रही। वो अपनी किताबों में ये वर्णन भी करते हैं। वो लिखते हैं कि जो मध्य प्रदेश का जो एरिया था वो दरअसल किनका क्षेत्र था, ब्राह्मणों का। यहाँ पर चूँकि सिर्फ ब्राह्मण लोग रहते थे। अच्छा, इससे पहले ब्राह्मण के बारे में याद है, गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में पढ़े थे, जो ब्राह्मणों के लिए वो भूमिदान वगैरह की भी जो परंपरा किए थे। और जिस भूमिदान को मतलब जब वो दान करते थे वो फिर उस पर कर नहीं लेते थे। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में भी ये सब चीज़ था कि जो ब्राह्मणों को जो भूमिदान की जाती थी उस पर वो कर नहीं वसूलते थे। और यहाँ तक कि ब्राह्मणों को उस क्षेत्र का न्यायपालिका का भी अधिकार था, मतलब न्याय भी कर सकता था, इतना ज़्यादा उसको अधिकार मिल गया था। सोच के देखना। तो मध्य प्रदेश जो ब्राह्मणों का देश था, जहाँ पर कि सभी लोग क्या होते थे, सुखी और संपन्न थे। हम पहले ही कह चुके हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड का जो टाइम था वो स्वर्णिम काल कहते हैं। और कितना अच्छा टाइम था, इसी से अंदाजा लगा। तो बेचारे पेटा वाले अगर देख लेंगे तो वो कितना खुश हो जाएंगे। मृत्युदंड बिल्कुल नहीं था, मतलब किसी को फांसी का सज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति काफ़ी गलत काम करता है, अगर बहुत ही वैसा अपराध करता है जो कि क्षमा करने योग्य नहीं है, तो उसमें उस स्थिति में क्या होता था, उस व्यक्ति का हाथ काट दिया जाता था कि तुमको अपने जो गलती है उसका एहसास तुम्हें ताउम्र ज़िंदगी भर बना रहे, इसके लिए ऐसा होता था। उसके अलावा जितने भी जीवित प्राणी था उसका हत्या आप नहीं कर सकते, जिसमें कि इंसान से लेकर के पशु पक्षी तक किसी भी जानवर का आप हत्या नहीं कर सकते। यानी कि किसी मतलब पूरी तरह से पशुओं के वध पर रोक था। कोई कर्मकांड उस तरह से कर्मकांड के बेस पर आप हत्या नहीं कर सकते हो। ये गुप्त काल की बात कह रहे हैं। जो कई सारे जो लोग एंटीनाधारी कहते हैं कि नहीं बलि प्रथा तो पुराने परंपरा से चलते आ रहा है, उनको दिखाना जरा कभी ढंग से कि गुप्त काल के समय में जब चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम था तो कोई बलि प्रथा उस समय नहीं था, बिल्कुल बंद था। तो क्या लोग उस समय खुश नहीं रहते थे? देवताओं को कोई भी इस प्रकार का चढ़ावा नहीं चढ़ाते थे। और यही छोड़ो, ना आप मांस खा सकते थे ना मछली। मांस, मछली, मदिरा, लहसुन, प्याज, मतलब प्योर ब्राह्मण। जो ब्राह्मणों के लिए जो अभी भी जो पैरामीटर कहा जाता है, हालांकि अब तो ये सब चीज़ें बिल्कुल मतलब अब नहीं मानते हैं लोग। हालांकि लहसुन प्याज नहीं खाने से मतलब किसी का हिंसा तो नहीं होता है, लेकिन ये कहा जाता है कि लहसुन प्याज के अंदर जो केमिकल्स हैं उसके वजह से क्या होता है, हमारे अंदर जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है तो उसके अंदर कहते हैं गर्मी आता है, एक ब्लड का जो गर्मी, तो वो नहीं आता है। हमारे जो तामस जिसको कहते हैं वो नहीं होता है। यानी कि हमारे अंदर का जो एक वासना जिसको कहते हैं उसको थोड़ा कंट्रोल में रखता है लहसुन प्याज अगर हम नहीं खाते तो। ये माना जाता है इस चीज़ के बारे में, बहुत हद तक सही भी है, ठीक है। लेकिन लहसुन प्याज का ये मतलब नहीं कि वो मतलब अब कुछ लोग ऐसे हैं जो लहसुन प्याज तो नहीं खाते हैं लेकिन वो बाकी जो है दूसरा गड़बड़ काम कर रहा है। वो लहसुन प्याज नहीं करें क्योंकि वो हिंसा माना जाता है और बाकी चीज़ें वो गड़बड़ कर रहे हैं। जैसे कि दुर्गा पूजा के टाइम में लोग लहसुन प्याज नहीं खाता और बाकी सालों भर बकरा हजम करते हैं, और उस समय तो लहसुन प्याज से भी दिक्कत होने लगता है उनको। तो ये तो हिपोक्रेट्स टाइप के लोग होते हैं। अरे भाई किसी चीज़ को अगर बैन ही करना है तो ठीक है, हमेशा के लिए मत खाओ, कुछ दिनों के लिए लहसुन प्याज तुम मान। और फिर जैसे 4-5 दिन 6 दिन होता है फिर देखो बकरा कैसे काटते हैं लोग, फिर बकरा खाते हैं लोग। इसके टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। जो भी लोग मांस, मछली, मदिरा, प्याज, लहसुन
जो कुछ भी खाएगा उसको क्या माना जाएगा? चांडाल। तो पहली बार चांडाल शब्द का प्रयोग जो है वो किसने किया था? फाहियान। इससे पहले चांडाल शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। तो चांडाल किनको बोला? जो लहसुन, प्याज, मांस, मछली, मदिरा वगैरह खाएगा, उसके बारे में कहा जाता था। उसके बाद चौथा पॉइंट देख लो, किसी पक्षी को या फिर कोई सुअर है उसको बंधक बना के, यानी कि उसको ज़बरदस्ती आप नहीं बांध के रख सकते, उनको नहीं पाल सकते आप। किसी भी जानवर को जब आप पालेंगे ही नहीं तो फिर उससे रिलेटेड उसका व्यापार होगा? नहीं होगा। उसके अलावा उस समय ना मदिरालय हुआ करता था। मदिरालय वहाँ पर जहाँ पर के लोग बैठ के शराब पीते हैं, ना किसी भी प्रकार का मदिरालय, मतलब जहाँ मदिरालय मतलब जहाँ पर शराब मिलता था, और ना ही बूचड़ खाना, किसी जानवर की भी हत्या। तुम दिल्ली कभी चले जाना, वहाँ पे तो जो मदिरालय है, जो शराब की जो सरकारी दुकान या फिर प्राइवेट दुकान है, उसके आगे तुम देखना LED बल्ब ऐसे करके लगाता है, भुक भग करते रहता है। और लोग सैटरडे को अक्सर पहुँचते हैं वहाँ पे, क्योंकि संडे छुट्टी रहता है। देखो लंबी लंबी लाइनें कैसे लगा रहता है मदिरालय के सामने। तो आज का समय की हम बात कह रहे हैं कि मदिरालय के बिना लोग रह नहीं पाते। और एक तब की बात था, कोई मदिरालय नहीं, कोई बूचड़ खाना नहीं, किसी जानवर की कोई हत्या नहीं। और अभी लोग क्या दलील देते हैं कि अगर हम किसी जानवर को काटेंगे नहीं तो फिर हमें मेरा व्यापार कैसे चलेगा। उनके लिए ऐसे लोगों के लिए ये एक सीख है। कहते हैं इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसी वजह से। क्या उस समय हमारा अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं था? सब चीज़ था कि नहीं? अच्छा, लेकिन उसके बावजूद देखो, बिना मदिरालय, बिना बूचड़ खाने का, क्या चंद्रगुप्त जो सेकंड था, क्या उनका टैक्स नहीं मिलता था? टैक्स मिलता था ना। आज सरकार दलील देती है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो टैक्स का पैसा वो शराब से आती है। क्या शराब को बैन करके, पूरी तरह से बैन करके भी हम टैक्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, कर की राशि को हम बढ़ा सकते हैं, बशर्ते अब कई लोगों की ये आदत बन चुकी है। जैसे कुछ राज्य जैसे बिहार और राजस्थान, चूँकि बहुत ही पहले, गुजरात, ऐसे क्षेत्रों में वो शराब पे बैन कर चुका है। हालांकि बिहार में भी देखो शराब बंदी हुआ तो ज़रूर है, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि इसके जो ब्लैक मार्केट है वो नहीं चल रहा है, चल रहा है। जहाँ पर कि शराब का खपत पहले, अगर हम तुलना करें, कुछ लोग कहते हैं कि शराबबंदी कहाँ है, ये तो ऐसे बकवास है, ऐसा नहीं है। जहाँ पर पहले शराब की खपत इतनी होती थी, शराबबंदी के बाद खपत इसका कितना हो गया? शराबबंदी के बाद शराब का खपत क्या हुआ? कम हुआ। सीधी सी बात है, क्योंकि अब वैसे भी इकोनॉमिक्स की भाषा में जब किसी चीज़ का कीमत बढ़ता है तो उसका खपत ऑलरेडी कम हो जाता है। ये तो इकोनॉमिक्स की भाषा कहती है और सिद्धांत भी है ये। तो सोचो, एक ऐसे टाइम में जब मदिरालय नहीं था, कोई बूचड़ खाने, किसी जानवर की हत्या नहीं होगा, तब भी लोगों का अर्थव्यवस्था चल रहा था कि नहीं चल रहा था? और स्वर्णिम काल था। यानी कि अभी के जो लोग जो दलील देते हैं, जब भी वो कहते हैं कि नहीं बूचड़ खाना कैसे आप बैन कराओगे, जैसे जब यूपी में जब योगी सरकार आई थी तो जो अवैध बूचड़ खाने थे वो सारे बैन करा दिए थे। और इस फैसले का हम बहुत स्वागत भी किए थे। काफ़ी अच्छा लगा ये बात जान के कि चलो अब जानवरों के साथ टॉर्चर नहीं होगा। लेकिन अब कई सारे लोगों का रोजगार के साथ उनका संबंध बन चुका है। ऐसा नहीं कि वो दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एक तो आदत, अब वो जानवरों से वो बेनिफिट लेने की आदत उनके अंदर आ चुकी है, तो वो कभी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। जबकि एक समय था कि मदिरालय और बूचड़ खाना के बिना भी राज्य बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चला था। तो अभी के जो लोक प्रशासन है, राज्य को जब एडमिनिस्ट्रेशन को जब वो कोई पॉलिसीज बनाते हैं, तो अगर किसी को आईना दिखाना चाहे कि देख लो इसके बिना भी काम चल रहा है, तो देख लो देश इसके बिना भी अच्छे से चल सकता है। लेकिन बस उसके लिए लोगों को अवेयरनेस चाहिए, लोग खुद बोलें कि नहीं किसी भी जानवर की हत्या ना हो। पेटा उसके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम भी कर रहा है, और मदिरालय पे तो धीरे धीरे सारे राज्य सरकार भी अपना फैसला कर रहा है। और नीतीश कुमार तो एक बार कहे भी थे कि हम चाहते हैं कि सभी जगह से शराबबंदी, सभी राज्य धीरे धीरे शराबबंदी करें। क्योंकि मान लो बिहार में शराबबंदी कर, लेकिन झारखंड में नहीं है, लोग जाते हैं झारखंड से लेके चलाते हैं। तो जब तक आसपास के सारे स्टेट नहीं बैन करेंगे तब तक ये ब्लैक मार्केट जो है वो चलते रहेगा। शराबबंदी से हमारे हेल्थ के अलावा और भी कई सामाजिक मुद्दे जुड़े हुए हैं शराबों का। नहीं तो शराब पीने के बाद आदमी कैसे बहकी बातें, वो अपने होशो-हवास में नहीं होता। तो शराब केवल एक हेल्थ का मामला नहीं है, एक सोशल पर्सपेक्टिव भी बन चुका है। आखिर लोगों को पता नहीं कौन सा कितना गम हो जाता है जो बिना शराब के काम नहीं चल सकता है। कहते हैं हैबिट, गंदी आदत जो होती है ना, वो लोगों को अंदर से खोखला करता है। ये उनको भी पता है, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो आदत बन चुका है। तो मदिरालय और बूचड़ खाना के बिना भी अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, और गुप्त साम्राज्य उसका बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। और क्रय विक्रय होता था, हाँ होता था, लेकिन कौड़ी के माध्यम से। कहते हैं कि फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, दरअसल उस समय तो कौड़ी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें मिल जाया करती थी। तो देखो ये जो हम तमाम चीज़ों में बता रहे हैं, ये सारी बातें किन्होंने बताया? फाहियान। अगर ये फाहियान अपनी किताब में नहीं लिखता तो हम लोग को पता भी नहीं चल पाता।
तो हम लोग जो है पूरा अभी जो है ये जो हमारा टॉपिक है चंद्रगुप्त सेकंड से, ये पूरी तरह से हमारा टॉपिक कवर हो चुका है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में अगले शासक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।